गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों आज है सितंबर 21 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ बेस्ट सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो 5-6 टॉपिक जो आज मैंने सिलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगा आज मैं, इसलिए समय भी थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाए। पेज नंबर साइड में आप देख सकते हो। पहली जो हम लोग न्यूज करने वाले हैं वो पंजाब से करने वाले हैं। तो चन्नी, मिस्टर चन्नी वहां के नए पंजाब के सीएम बने हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, हम लोग क्यों किसी के पॉलिटिकल झगड़े में पड़े। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स नहीं करवाने वाला हूं, मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी का टॉपिक करवाने वाला हूं जीएस पेपर 2 से। जब इसको हम करेंगे आप समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगली जो न्यूज आने वाली है, कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट टू रिज्यूम। इंडिया अब दोबारा से वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने वाला है। जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। वैसे जीएस पेपर 3 के अंदर भी इसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये जीएस पेपर 2 के अंदर है, क्योंकि आईआर के अंदर इंडिया ने जो के अंदर इसको हम लोग कवर करेंगे, जो मैत्री प्रोग्राम था हमारा उसके अंदर। जो अगली न्यूज आने वाली है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट नोट टू इंटरफियर इन रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि स्कूल खोलो या बंद करो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार से जाके बात करो। तो जीएस पेपर 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे। अगला आने वाला है एक्सेस रेनफॉल इन सितंबर मंथ। भैया सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतना जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है, अगली आने वाले है बाइडेन मीट बिफोर क्वाड। क्वाड के बारे में हम सबको बहुत ज्यादा पता है, इतना तो कोर्ट के मेंबर को भी नहीं पता होगा जितना हमें पता है, क्योंकि इसको बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। इससे पहले बाइडेन के साथ मीटिंग होने वाली है मिस्टर मोदी की, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। अगला आने वाला है द वेस्टर्न घाट्स ऑफर मेजर एडिशंस टू फ्लोरा। नई नई स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है वेस्टर्न घाट में, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। वेस्टर्न घाट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको देने वाला हूं। तो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाले पार्ट से और जीएस पेपर 3 आप एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट से इसको कवर कर सकते हो। आज का एडिटोरियल होने वाला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भैया आजकल हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, क्या इसका पूरा मुद्दा है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इंडिया और चाइना का यहाँ पे क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेक्शन में। लेकिन आज के एडिटोरियल सेक्शन के बाद मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट जरूर लेके जाना, एडिशनल गिफ्ट है, ठीक है, उसके बिना मजा नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। तो भैया देखो, जब स्कूल में हम लोग साइकिल में जाते थे, या आजकल घर साइकिल नहीं चलाते हैं, तो जब साइकिल चलाते थे हम लोग पहले बचपन में, तो कई बार क्या होता है ना, आपकी जो साइकिल की चेन होती है, आपकी साइकिल की चेन फंस जाती थी, और भैया लाख कोशिश कर लो वो निकलती नहीं थी, निकलने के बाद फिर से फंस जाती थी। तो पंजाब में इसके लिए एक कहावत है जिसको कहा जाता है गरारी। पंजाबी में गरारी बोलते हैं चेन को। तो जब किसी की गरारी यानी कि चेन फंस जाती है तो वो निकलती नहीं है, इसे कहते हैं गरारी फंसना। मतलब एक बार आपका दिमाग कहीं पे फंस गया, किसी के साथ आपकी खुंदस हो गई, तो वो निकलती नहीं है इतनी आसानी से। तो ऐसी ही गरारी जो है वो फंसी हुई थी दो लीडर्स के बीच में, अमरिंदर सिंह और सिद्धू, दोनों के बीच में गरारी फंसी हुई थी बहुत समय से। इनको सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया, फाइनली अमरिंदर सिंह ने रिजाइन कर दिया। वो एक तो पूरा पॉलिटिक्स का मुद्दा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब एक चीफ मिनिस्टर अपना रिजाइन कर देते हैं, जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, उसके बाद वहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। गवर्नर सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, ये सबको पहले से पता होगा। तो चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यू वेरी वेल नो दैट। चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को लेके बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं दिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ऐसा ही है, हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर नहीं बताया गया है। इसमें बहुत सारे जो है डिस्क्रिप्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के भी और गवर्नर के भी, वो थोड़ी थोड़ी चीजें अलग से हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और इसकी टर्म्स भी फिक्स नहीं है। वैसे तो 5 साल की टर्म होती है, लेकिन उससे पहले भी रिजाइन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो उसको वहां से जाना भी पड़ सकता है। तो कोई टर्म्स फिक्स नहीं होती, ना ही प्राइम मिनिस्टर की टेन्योर की और ना ही सीएम के टेन्योर की होती है। आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो जैसे
सेंटर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ऐसे ही स्टेट के अंदर भी सीओएम होता है। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। उनकी एडवाइस भी बाइंडिंग होती है, इनकी एडवाइस भी बाइंडिंग होती है। तो सेंटर में जो जो चीजें होती हैं लगभग उसी तरह की कुछ चीजें आपको स्टेट में भी देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 164 क्या कहता है? गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द। तो ये बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अंडर आर्टिकल 164, अंडर आर्टिकल 164। आप मुझे यह बताओ कि सेंटर के लिए कौन सा वो आर्टिकल है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल की बात करता है? एंड दैट आर्टिकल इज बैकबोन। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया वो। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। बैकबोन है वो, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। 172, 173, 174 और 175 इनमें से है दैट इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। बता दोगे कमेंट सेक्शन में तो मजा आ जाएगा। चलिए इतना ही कराना था, ये कोई ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। अगली जो न्यूज आती है कहां से आती है? सुप्रीम कोर्ट नोट टू इंटरफेयर इन द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ वकील लोग ना वो हमेशा न्यूज में बनने के चक्कर में रहते हैं। तो किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल कर दी और उसने कहा कि देखिए सर, अभी तो कोविड नहीं है, केस बहुत ज्यादा कम हो गए, हमारे घर पे बच्चे रहते हैं, परेशान करते हैं, प्लीज आप इनको स्कूल खुलवा दीजिए, बच्चे स्कूल में जाएंगे, कुछ सीखेंगे और हमें भी थोड़ा सा परेशानी कम होगी, है ना। तो ऐसा कुछ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को रिजेक्ट किया। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, साथ के साथ ये भी कहा कि भैया जो स्कूल खोलने का और स्कूल बंद करने का डिसीजन है ये हमारा डिसीजन नहीं है। जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन, दिस इज द डोमेन विच कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट कैन डिसाइड इफ स्कूल शुड बी ओपन और क्लोज्ड। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, सबको पता है। हालांकि इंडिया में हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत रिजिडिटली फोकस नहीं करते हैं। इंडिया में जनरली हम लोग सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता जैसे यूएसए में किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है इसका मतलब, हमारे जो लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो जुडिशरी होते हैं, भैया अपना अपना काम करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। बेसिकली इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, दैट ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दे वर्क अंडर देयर ओन जुरिसडिक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर ऑर्गन्स। तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंडिया में बहुत ज्यादा एक आयरन कर्टेल नहीं है। आई मीन टू से कि जैसे जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बहुत सारे, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, तो ओवरलैप करता है। हाँ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की आप यहां पे बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जुडिशरी में भी कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है गवर्नमेंट का, कुछ कुछ रेलेवेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का आपको पहले से पता ही है क्या होता है। चेक्स एंड बैलेंस की बात होती है बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर में, इंडिया वाले कॉन्सेप्ट में, कि कोई ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए इसलिए दूसरा ऑर्गन उसके ऊपर नजर रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी पावर को चेक करता है। जैसे जुडिशरी पावर चेक करती है, लेजिस्लेचर की पावर एग्जीक्यूटिव चेक करता है, एग्जीक्यूटिव की पावर लेजिस्लेचर चेक करता है, वो अलग अलग चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ही, सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल के बहाने आपको 2-4 पॉइंट बता दूंगा। सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या आर्टिकल्स नहीं है, इनडायरेक्टली है, इंटरफेयर आप कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 50 ये DPSP है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, लेकिन आप सबको पता है कि जो DPSP होते हैं वो जस्टिफिएबल नहीं होते हैं, वो एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं, है ना। आर्टिकल 121 एंड 211 ये भी बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर्स कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस। अगर किसी को आपने इंपीच करना है, किसी जज को रिमूव करना है, उसके कंडक्ट को आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब आपको किसी की छीछा लेदर करनी है तो आप उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के सामने नहीं कह सकते कह रहे इस जज के अंदर ने इसने करप्शन किया, इसने ये किया वो किया। नहीं भैया, सेपरेशन ऑफ पावर का किए तो इनडायरेक्टली ये भी कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी
कोर्ट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में भी आप लोग नहीं जा सकते हो पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स वगैरह को लेके, वो थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे हैं। प्रोसीजर को लेके नहीं जा सकते, कानून को लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आर्टिकल 361 क्या कहता है? प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर शैल नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। भैया प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने अपने ऑफिस में अपनी पावर के अंदर जो भी किया है, ठीक है, वो आप जुडिशरी के अंदर जाके क्वेश्चन उसको नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट में भी उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट सेपरेशन ऑफ पावर का हम लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हमारे पास हैं। तो ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको ये आर्टिकल यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा एक दो आर्टिकल हो रहे हैं जैसे 153 वगैरह, उसको भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than prelims, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट टू रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब ये होता है कि कोई चीज पहले बंद हो चुकी होती है, बाद में उसको शुरू करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिज्यूम। इंडिया बिलीव करता है हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। लेकिन जब कोविड-19 की बात आती है तो सारी दुनिया अपने अपने दरवाजे बंद कर लेती है, वो कहती हैं पहले मैं उसके बाद आप। तो इंडिया, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, और इंडिया आपको पता है कि दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है इंडिया को, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में दवाइयां बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में अच्छी खासी है। तो इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में प्लांट्स हैं, दवाइयां बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया इसमें वर्ल्ड लीडर है। तो इंडिया ने क्या किया, जब कोविड आया तो जनवरी 2021 को, जनवरी के महीने में इंडिया ने इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसे कहा गया वैक्सीन मैत्री। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती। यह एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव था, इंसानियत के तौर पे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि इंडिया दुनिया को, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनको कोविड की वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा। ये एक हमारा इनिशिएटिव था। और जब ये इनिशिएटिव इंडिया ने लिया तो पूरी दुनिया ने इंडिया को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इंडिया की जो इमेज थी ना पूरी दुनिया में, एकदम से बढ़िया हो गई। लेकिन फिर हो गई समस्या शुरू हो गई फिर मार्च के महीने से, मार्च अप्रैल मई, है ना, इंडिया में सेकंड वेव आ गया। अब इंडिया एक्सपोर्ट करे या अपने लोगों को वैक्सीन लगाए, अब इंडिया जो है, इट वाज अ पैराडॉक्स। अब इस डायलेमा से इंडिया इस तरह से निकला कि इंडिया ने थोड़े समय के लिए वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को बंद कर दिया और इंडिया ने डोमेस्टिकली वैक्सीनेशन पे ज्यादा फोकस किया। अब क्योंकि थोड़े से केस कम हो गए हैं, कोविड थोड़ा सा कम हो गया है और इंडिया में काफी लोगों को वैक्सीन लग भी चुका है और हमारे पास काफी वैक्सीन जो है वो रिजर्व में भी रखा हुआ है, तो इंडिया ने दोबारा से वैक्सीन मैत्री को लॉन्च किया है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आती है कोवैक्स की। कोवैक्स क्या है? देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डेवलप्ड कंट्रीज को, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए वगैरह जो दवाइयां बनाती हैं, बेसिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनसे वेवर की बात की थी। इन्होंने कहा कि आप प्लीज आप हमें कुछ साल के लिए वेवर दे दीजिए ताकि हमारी जो इंडिजिनस, जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, ये भी दवाइयां बना सके। उन्होंने हमें वेवर नहीं दिया, मतलब हमें दवाइयां बनाने की परमिशन नहीं दी लोकली। उन्होंने कहा कि देखो, हम आपको दवाई बनाने की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसे कहा गया कोवैक्स। तो एक कोवैक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WHO। आपने इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो इस बार तो। WHO, गावी एक अलायंस है, वैक्सीनेशन अलायंस होती है, ठीक है। वैक्सीन अलायंस, CP एंड द सेंटर फॉर द एपिडेमिक्स प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, तो CP की ये फुल फॉर्म होती है। इनकी एक अलायंस है, ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग के अंदर डेवलप्ड कंट्री है मोस्टली। उन्होंने कहा कि हम लोग दवाइयां खरीदेंगे, उसको प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर करने के बाद गरीब कंट्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होता है कोवैक्स, याद रहेगा। अंडर द कोवैक्स इट एंश्योर्स द गारंटीड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट्स। इसका एम क्या है? टू प्रोक्योर एंड डिलीवर डोजेज ऑफ द सेफ, इफेक्टिव एंड द अप्रूव्ड वैक्सीन। बस आपको ये याद रखना है कि उन्होंने गैंग बनाया, इट्स लाइक अ गैंग। उन्होंने कहा कि आप खरीद नहीं सकते, आप गरीब हो, हम आपके ब्याह पे खरीदेंगे और आपको बांट के देंगे।
हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज में जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनको हेल्प दी जा रही है। 2 बिलियन वैक्सीन डोज का टारगेट है एट द एंड ऑफ द 2021। ठीक है, गावी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को पहले इसके बारे में नहीं पता था, तो थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए दे दी है। इसका कहाँ पे बेस्ड है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये देख लेना चाहिए। तो यही है, थोड़ा सा हल्की सी न्यूज़ थी लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है एक्सेस सितंबर रेनफॉल श्रिंक्स मॉनसून डेफिसिट टू 3%। देखिए कल जो है मेरे फादर साहब का मुझे फ़ोन आया और कहने लगे कि भैया दिल्ली में मौसम कैसा है। परसों की बात है। मैंने कहा बारिश हो रही है। मैंने कहा वहाँ पे मौसम कैसा? उन्होंने कहा यहाँ पे भी बारिश हो रही है। अब आप जैसे मेरे जैसे लोग जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो गांव में नहीं रहते या जो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, फार्मर नहीं हैं और ऑल दैट, उनको बारिश में खूब मजा आता है। लेकिन मेरे फादर बोले कि यार बारिश ने परेशान कर दिया है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो धान की फसल है ना, उसके ऊपर जो है सीड्स आने लगे हैं, वो मैच्योर होने लगी है और रेनफॉल से उसको नुकसान है। इनिशियली जब हम लोग उसको लगाते हैं तब नुकसान नहीं होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो मेरे फादर साहब बोले कि यार सितंबर में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मतलब फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। तो सितंबर में जो रेनफॉल है वो पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार ज्यादा है, जबकि जुलाई और अगस्त के महीने में कम था। इस बार अगस्त के महीने में नॉर्मल कंपैरिजन में 9% डेफिसिट था मॉनसून, और जिसकी वजह से यह डर लग रहा था कि शायद इस साल मतलब 2021 जो है इंडिया में ड्रोट ईयर हो सकता है, क्योंकि 9% अगर डेफिसिट हो जाता है आपका रेनफॉल एवरेज से तो उसको ड्रोट ईयर मान लिया जाता है। लेकिन ऊपर वाले ने दुआएं सुनी और उसने सितंबर के महीने में सरप्लस रेनफॉल कर दिया। कितना सरप्लस? 27% सरप्लस, जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल डेफिसिट था जो पहले 9% था, अभी वो घट के सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया। कितना रह गया? 3%। इसका मतलब इंडिया में 2021 इज नॉट अ ड्रोट ईयर। ठीक है, और ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं, पहले भी ऐसा होता है। 2019 में भी, 2020 में भी, इवन 17-18 में भी। जनरली जो मॉनसून का रिट्रीट पीरियड होता है वो होता है 15 सितंबर। 15, 16, 17 सितंबर के बाद, बेसिकली 17 सितंबर भी कह सकते हो, 1-2 दिन आगे पीछे हमेशा ही हो सकता है। 17 सितंबर इज द डेट जब इंडिया से मॉनसून रिट्रीट करने लगता है। लेकिन इस बार देखो 21 सितंबर तो हो ही गई है, तो 4-5 दिन तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो गए हैं, और अभी आईएमडी ने बोला है कि कम से कम 10 दिन अभी और लगेगा रिट्रीट होने में। ठीक है, तो मॉनसून अभी पूरी तरह से रिट्रीट नहीं हुआ इंडिया से, मतलब विड्रॉ की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब मॉनसून विड्रॉ कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि मॉनसून विड्रॉ हो रहा है? इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और आपका जो ज्योग्राफी के नोट्स है ना उसके अंदर आपको एक कंडीशन लिख लेनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे आंसर लिखने में भी काम आएगा। एक कंडीशन तो ये होती है कि जब लगातार 5 दिन के लिए सितंबर में, जब लगातार 5 दिन के लिए 17 सितंबर के बाद अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मॉनसून विड्रॉ हो रही है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मतलब हाई प्रेशर, साइक्लोनिक कंडीशन मतलब लो प्रेशर। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जब डेवलप हो जाती हैं लोअर ट्रोपोस्फियर में, मतलब सरफेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करो, अगर आप जैसे इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब साइक्लोनिक, और इंडियन ओशन में होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब एंटी साइक्लोनिक। तो जब इस एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, साइक्लोनिक की बजाय एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट होने लगती हैं थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब मॉनसून विड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है। और जब तक यहां पे लो प्रेशर होता है तो मॉनसून एकदम बढ़िया से होता है ना। तो ये तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के बेसिक चीजें आपको शायद पहले से पता ही होगा। उसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ऑब्वियसली बात है। रेनफॉल तो तभी होगा जब मॉइस्चर होगा, तो रेनफॉल कम होने की सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि मॉइस्चर कम हो। जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा रेनफॉल, जितना कम मॉइस्चर उतना कम रेनफॉल। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि मॉनसून विड्रॉ हो रहा है। इस बार पिछले साल की तरह मॉनसून थोड़ा सा डिले हो गया है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप मॉनसून की इनकमिंग की बात करते हो, ऑनसेट की बात करते हो, तो इंडिया में 1 जून इज द डेट जब मॉनसून ऑनसेट होता है, मतलब मॉनसून का बर्स्ट होता है जब मॉनसून इंडिया में एंट्री करता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कब करता है? 1 जून को, मेन लैंड के अंदर 1 जून को करता है। हालांकि अंडमान निकोबार में थोड़ा पहले कर जाता है, लेकिन हम लोग मेन लैंड की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे
फाइनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा वगैरह में वो 1 जुलाई को आ जाता है, 1 जुलाई। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में वो आता है 15 जुलाई के आसपास। तो ये तो हो गया मॉनसून का आना। मॉनसून जब जाती है तो जब जहां पे सबसे लेट आती है वहां से सबसे पहले जाती है, और जहां पे सबसे पहले आती है वहां पे सबसे लेट जाती है। ठीक है, तो पहले वो साउथ से शुरू हुई थी और नॉर्थ की तरफ आई थी, लेकिन इस बार जब विड्रॉ होता है, रिट्रीट होता है, विड्रॉ, तो वो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जाता है। तो सबसे पहले 1 सितंबर को सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से 10 सितंबर, बेसिकली ये 17-15 सितंबर होता है, उसके बाद निकलता है। और धीरे धीरे साउथ इंडिया से ये कंप्लीटली दिसंबर के महीने में, मतलब वैसे दिसंबर लिखा हुआ है, उससे पहले ही विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है। अगर आप बात करो, देखो हमारे यहाँ की सड़कों की हालत और मानसून में क्या होता है ना, तो अगर आप मानसून की बात करो तो ये जो वाला पिक्चर है ना, ये मैंने IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी वेबसाइट से लिया हुआ है। तो इसको आप स्टोर कर सकते हो, बाद के लिए इसको बचा के रख सकते हो क्योंकि काम आएगा। विड्रॉ ऑफ द मानसून जो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है, वो कह रखा है विड्रॉल ऑफ द फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, मतलब जैसे हरियाणा, राजस्थान है ना, वहां से 1 सितंबर से पहले ही विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 1 सितंबर क्या होता है, बाकी विड्रॉ शुरू हो जाता है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, हरियाणा, पंजाब से सितंबर 1 के बाद। लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया की जो डेट इन्होंने डिसाइड कर रखी है वो है 17 सितंबर। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 5 दिन तक बारिश नहीं होती है, वो सारी कंडीशन। बाकी इंडिया से कैसे विड्रॉ होता है आप उसकी डेट वगैरह भी यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये IMD से मैंने यहाँ पे एक ये लिया हुआ है। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था, हमारा मेन टॉपिक यही था कि इस बार जब इंडिया से विड्रॉ हो रही है मॉनसून, वो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो सितंबर के महीने में तो वो पूरा रहेगा, शायद अक्टूबर के महीने तक भी जा सकता है इस बार, ऐसा कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर कुछ डिप्रेशंस देखे गए हैं। और जब बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशंस होते हैं तो इसका मतलब मॉनसून अभी टिकेगा, रहेगा थोड़े समय तक। चलिए ठीक है, तो अगली न्यूज कहां से है, वो है आपका चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से। बात ऐसी है कि क्वाड के बारे में आपको पहले से ही पता है, 4 कंट्री का ग्रुप है ना, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यू वेरी वेल नो दैट, है ना। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको 2007 में प्रपोज किया था। क्वाड के बारे में आपको कुछ नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो क्वाड के बारे में। बात ऐसी है कि मोदी जी जाएंगे अमेरिका, और बहुत समय के बाद दोनों लीडर्स के बीच में फिजिकल इंटरेक्शन इन द सेंस कि वो फिजिकल मीटिंग होगा दोनों के बीच में बहुत। और किस मुद्दे पे बात करेंगे, अब यहाँ पे 2 मीटिंग होने वाली हैं। एक मीटिंग होगी बायलेटरल जो इंडिया और USA के बीच में होगा, दूसरी मीटिंग होगी क्वाड की जो चारों लीडर के बीच में होगा। तो जो बायलेटरल मीटिंग होगी उसका मुद्दा क्या रहेगा, अफगानिस्तान एंड काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान एंड काउंटर टेररिज्म। और जो मल्टीलेटरल मीटिंग होगी क्वाड की, उसका मुद्दा रहेगा कोविड-19 और इंडो पैसिफिक ओशन में सिक्योरिटी, वो तो इसका मेन मुद्दा है ही, है ना। देखिए, जब हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की बात करते हैं। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीजन। देखिए, आपको बहाने चाहिए झगड़ा करने के लिए, कभी मिडल ईस्ट के बहाने, कभी साउथ ईस्ट एशिया के बहाने, कभी साउथ चाइना सी के बहाने, कभी आर्कटिक ओशन के बहाने। अभी एक जो है वेस्टर्न पावर्स को एक नया मुद्दा मिल गया है लड़ने के लिए, इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना के राइज से सभी लोग डर रहे हैं। चाइना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया अचानक से पिछले 20-30 सालों में, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, और अभी चाइना वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से बौखला गए हैं और वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चाइना का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी और का फेवर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नैरेटिव दे रहा हूँ। ठीक है, अब इंडिया भी इसको लेके कंसर्न है, क्योंकि चाइना इंडिया के इमीडिएट नेबर है, पहले हमारे बीच में वॉर भी हो चुका है, तो इंडिया की जो टेंशन है वो भी लेजिटिमेट है, इसलिए वेस्टर्न कंट्री के साथ हाथ मिलाना हमारी मजबूरी भी है और समय की मांग भी है। तो ये है आपका इंडो पैसिफिक, और यहाँ पे जो आपकी मलक्का स्ट्रेट है और उसके थ्रू बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो पूरा दुनिया चाहती है कि ये साउथ चाइना सी और इस एरिया में जो ट्रेड होता है, जो नेविगेशन है, वो पीसफुल हो और रूल्स के अकॉर्डिंग हो, है ना। तो चाइना को लेके इसलिए वो काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने हिस्टोरिकली पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में इतने सारे नेवल बेस बना रखे हैं। अगर आप आज बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे ना और ऐसे पैसिफिक ओशन की तरफ देखो, तो आपको क्या नजर आएगा पता है, आपको अमेरिकन नेवल बेस नजर आएंगे।
आप ये जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे सभी के सभी अमेरिका के नेवल बेस हैं। मतलब अमेरिकन नेवी और मिलिट्री यहाँ पे प्रेजेंट है भैया पहले से ही, बहुत सालों से। और चाइना को भी इससे डर है, क्योंकि चाइना की घेराबंदी कर रखी है यूएसए ने, ब्रिटेन वगैरह ने, मेजरली यूएसए। तो इसीलिए वो भी काउंटर मेजर कर रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब वो चेस का गेम चल रहा है, वो अपना चाल चलता है, वो अपनी चाल चलता है। तो इस समय जो एक चाल चली गई है वो कौन सी है? क्वाड। ये चाल अभी अमेरिका ने चली है इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है। चाइना अपनी चाल चल रहा है, हम अपनी चाल चल रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन लेट्स होप के फ्यूचर पीसफुल रहे। इंडिया और यूएसए की बात करें हम लोग तो कुछ बायलेटरल एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये दोनों आपको याद रखनी है। कुछ बोलेंगे सर मालाबार, मालाबार बायलेटरल नहीं है, मालाबार मल्टीलेटरल है। उसके अंदर इंडिया है, यूएसए है और जापान भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया यहां से हट गया था चाइना के प्रेशर में। अभी ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर दोबारा आने वाला है। तो मालाबार हम यहाँ पे नहीं कहेंगे जब बायलेटरल की बात करता है। जो आपका मालाबार है वो मल्टीलेटरल है। बायलेटरल जो है इंडिया और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे पता क्या बताना है, आपने मुझे ये बताना है। कुछ मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के नाम दिए हुए हैं कि इंद्र, खंजर 5, मैत्री, नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो बात का मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही हो गया। और वेस्टर्न घाट के बारे में अगर कुछ बात करें तो वेस्टर्न घाट में कुछ नई स्पीसीज की डिस्कवरी की गई है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। लेकिन आपको हर डिस्कवरी के बारे में याद भी नहीं करना है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेलिंग में आपसे नहीं जाएगा और ना ही इतना ज्यादा डिटेलिंग हमारा याद होगा। भैया 267 नए स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। फ्लोरा, फ्लोरा और फोना दो चीजें होती हैं। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, ठीक है, प्लांट लाइफ, फोना होता है एनिमल लाइफ। तो इतने सबको तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो याद नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर नई नई डिस्कवरी हुई है। इस साल जो डिस्कवरी की गई है, सबसे ज्यादा डिस्कवरी जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर ही हुई है। उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय में और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रेंज में। तो ये है एक ऑर्डर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको मैं बता देता हूं जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नहीं है। वाइल्ड बनाना को डिस्कवर किया गया है दार्जिलिंग में। वाइल्ड जामुन मतलब जंगली जामुन को डिस्कवर किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये थोड़ा सा अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। आफ्टर दिस 267 न्यू टेक्स्टा और स्पीसीज, 119 was the angiosperms, 3 were pterophytes, 5 were the barophytes, 44 were the lichens, 57 were the fungi, 21 were the algae and the 18 were the microbes। मतलब छोटे से छोटा भी जो अगर आपको डिस्कवर करते हो तो उसको भी यहाँ पे आप मेंशन करते हो, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा आपको पहले से पता ही है। यहाँ पे वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे आके मिलते हैं? नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं वहां पे दोनों का मिलन होता है भैया, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता है। ये माउंटेन रेंज ऑलरेडी आपको पता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक आपका ये बनता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पता क्या बताना है? आपको मुझे ये बताना है कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक एक तो आपको ये बताना है, और एक आपको ये बताना है कि वेस्टर्न घाट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। गूगल करो या अपने नोट्स में डिस्कवर करो, वो आपकी मर्जी है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दो कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। यू नीड टू टेल मी दैट। तो यही इंफॉर्मेशन वेस्टर्न घाट के बारे में आपको थोड़ा सा देना था। नीलगिरी के नीचे जो जलता है उसको बेसिकली हम वेस्टर्न घाट बोलने की बजाय उसको सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो नीलगिरी के बाद होता है। जैसे जिसके अंदर आपका ये देखो, ये तो नीलगिरी हिल्स हो गई आपकी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका पाल घाट, अन्नामड़ी रेंज, पलानी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, ये सब को बोलते हैं हम लोग सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो होता है ना आपका, वो एक कंटिन्यूस रेंज होती है, कटी-वटी नहीं है बीच में से, क्योंकि ये वाटर डिवाइड है। वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड है। ईस्टर्न घाट वाटर डिवाइड नहीं है, वो बीच में से कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वो इसको काट देती हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस नहीं है। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट जो है दुनिया के अंदर 8 हॉटस्पॉट होते हैं, जिनमें से एक वेस्टर्न घाट भी है, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इफ यू डू नॉट नो देन इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये हिमालय से पुराने हैं। वेस्टर्न घाट इज ओल्डर देन द हिमालय, बिकॉज जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट थी ये उसका पार्ट थे।
जो गोंडवाना लैंड से ब्रेकअप होके ऊपर आया था। हिमालय तो बाद में बना है, नया है, बच्चा है ना। हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, तो ये आपको पहले से पता है। चलिए, तो दिस वाज द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल दैट। आज हम लोग करने वाले हैं अपने एडिटोरियल में द एंड ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। भैया कुछ लोग आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में हैं, स्पेशली ये मैडम। इन मैडम का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बहुत सारी न्यूज में है, अच्छे काम के लिए न्यूज में नहीं है, करप्शन के लिए न्यूज में है। इन्होंने किया है घोटाला, गड़बड़, फ्रॉड 420। कहां पे की है? क्योंकि भैया अभी तो देखो आईएमएफ में है, अभी ये आईएमएफ में है। कुछ समय पहले ये वर्ल्ड बैंक में हुआ करती थी, वर्ल्ड बैंक की चीफ थी। उस समय इन्होंने वर्ल्ड बैंक में कुछ घोटाला किया। क्या किया आपको बता देता हूं। पैसे वैसे नहीं खाए हैं, वो इस तरह का नहीं, कुछ दूसरा घोटाला किया है। कैसे किया है? वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट इशू करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इसमें वो कंट्रीज को रैंकिंग देता है कि किस कंट्री में बिजनेस करना आसान है, किस में बिजनेस करना डिफिकल्ट है, वो रैंकिंग देता है। उस रैंकिंग के बेसिस पे आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो। तो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि इन्होंने चाइना की रैंकिंग को मैनिपुलेट करके इंप्रूव किया है। वहां का जो स्टाफ था, जो उस डेटा को कलेक्ट करता है, जो लिस्ट को बनाता है, क्रिस्टलिना ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए और चाइना के प्रेशर में आके उन्होंने चाइना के रैंकिंग को इंप्रूव कर दिया, जो चाइना की एक्चुअल रैंकिंग नहीं थी। और जब चाइना की रैंकिंग इंप्रूव होती है तो क्या होता है? चाइना पूरी दुनिया को कहता है कि देखो मेरे यहां पे इन्वेस्टमेंट करिए आप, मेरा रैंकिंग अच्छा है एंड ऑल दैट। इसकी वजह से, और एक बार बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये रिपोर्ट्स ट्रू मिली, और बाकी अभी इसी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर देने का फैसला किया है। 2017 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। 2 साल की बेसिकली अभी इन्वेस्टिगेशन की गई थी जिसमें ये फ्रॉड मिला है। चाइना नाम यहां पे सिर्फ चाइना का आ रहा है, कहीं और भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी है, सऊदी अरेबिया के भी नाम आ रहा है, यूएई का नाम भी आ रहा है कि इनके प्रेशर में आके इन्होंने ये सब किया। तो डेटा को मैनिपुलेट किया, फोन वोन घुमाया होगा 2-4 लोगों को, है ना, अपना इन्फ्लुएंस है उसको दिखाया होगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसने शुरू किया, किसके बेसिस पे है, ये आपको याद रखना है। हर्नांडो डी सोटो, ये पेरुवियन कंट्री जो है, पेरू जो है, उसके इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उनकी थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने ये शुरू किया। बेसिकली ये थ्योरी बात करती है फ्री मार्केट इकोनॉमी की, कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा फ्री है बिजनेस करने के लिए। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी 2 चीजों पे डिसाइड की जाती है। एक डिसाइड की जाती है प्रॉपर्टी राइट्स, कि वहां पे आपके प्रॉपर्टी राइट्स कितने लिबरल हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कितनी खरीद सकते हो, कितनी बेच सकते हो, इसके ऊपर जो है वो डिसाइड करता है कि फ्री मार्केट है कि नहीं है। दूसरी बात है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में। अगर सरकार बार बार आपके काम में दखल अंदाजी करती है, आपके बिजनेस में टांग अड़ाती है, इसका मतलब इट इज नॉट अ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब यह है कि द स्टेट इंटरवेंशन शुड बी मिनिमम और इक्वल टू 0. So 2 factors are there which decides if a economy or a country is a free market or not. First was property right and the second was the state intervention. याद रहेगा आपको। चलिए, अब इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से फॉल्ट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट तो है ट्रांसपेरेंसी। चाइना में सबको पता है कि वहां पे प्रॉपर्टी राइट्स लिबरल नहीं है। यहां पे पी लिख देना, पी निकल गया यहां से कहीं से। चाइना में प्रॉपर्टी राइट्स लिबरल नहीं है, उसके बावजूद भी चाइना की रैंकिंग इंप्रूव होना यह दिखाता है कहीं ना कहीं ये इस थ्योरी के डायरेक्ट अपोजिशन में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे वो डेटा कलेक्ट करते हैं, किस तरह से डिलेक्ट करते हैं, कौन कलेक्ट करता है, कहां से कलेक्ट करता है, इसके बारे में वर्ल्ड बैंक आपको कुछ भी नहीं बताता है। एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी समस्या है पॉलिटिकल लीनिंग। कौन सी कंट्री में कौन सी पॉलिटिकल पावर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। चिली का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। चिली में जब तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी तब तक उसका रैंकिंग अच्छा था। बाद में जब चिली में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई, उसकी रैंकिंग कम हो गई, जबकि चिली की पॉलिसीज में 1% भी चेंज नहीं हुआ। चिली की डोमेस्टिक पॉलिसी में 1% भी चेंज नहीं हुआ, उसके बावजूद भी चिली की रैंकिंग को इंप्रूव कर दिया गया और डिक्लाइन कर दिया गया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पावर। तो इसकी वजह से भी इसको फ्रॉड माना जाता है। ठीक है,
तो सपोर्ट फ्री मार्केट आइडियल, ज्यादातर जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वेस्टर्न मॉडल और अमेरिकन मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे चाइना, चाइना में स्ट्रॉन्ग लीडर है तो वो वर्ल्ड बैंक को धमका सकता है, थ्रेटन कर सकता है, उसको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकता है, तो उनके प्रेशर में आके वो चाइना की रैंकिंग को उन्होंने इंप्रूव किया। कहीं ना कहीं इंडिया के मामले में भी फिट होता है कि इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग लीडर इस टाइम पे मोदी जी हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। अब इस पूरे मामले में इंपैक्ट क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंपैक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं, उसको इंपैक्ट करता है। अगर इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होती है तो इंडिया पूरी दुनिया को कह सकता है कि देखिए मेरे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, क्योंकि मेरे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमारा रैंकिंग अच्छा है, आप मेरे यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़िया है, तो इंडिया कह सकता है और इंडिया कहता भी है। इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। चाइना में भी, चाहे वो ग्राउंड पे नजर आए या ना आए, लेकिन रैंकिंग तो इंप्रूव हो गई है ना, उसके बेसिस पे आपको एफडीआई मिल जाता है। डोमेस्टिक पॉलिसीज भी हम लोग उसी के हिसाब से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक मैं इमेज दिखाता हूं, ये वाली इमेज देखो, 2013 से लेके 2019-20 तक की ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। 2013-2014 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था 5%, 2014-15 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था 7.9%, 2019 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है -2.4%। और आप इंडिया की रैंकिंग देखो, 134 से लेके 64। कैसे हो गया भैया? आपका जीडीपी तो डाउन होता जा रहा है लेकिन रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना आपस में। तो जब जीडीपी ग्रोथ होती है तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां पे उल्टा हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यूअसली कम हो रही है लेकिन साथ के साथ हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव हो रही है। क्यों इंप्रूव हो रही है? क्योंकि इंडिया के मामले में जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डेटा को कलेक्ट किया जाता है, सिर्फ दिल्ली और मुंबई 2 सिटीज के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ओनली 2 सिटीज, दिल्ली एंड मुंबई। इसके बेसिस पे पूरे इंडिया की रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मेथड भी फॉल्टी है, सारा मेथड फॉल्टी है। और ये पहले से ही बहुत एलिगेशंस लगती रही हैं वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के ऊपर। अब तक सब लोग डिनाई करते रहे, लेकिन फाइनली अब ये पकड़ा गया है तो उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड बैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने लेबर लॉज जो इंडिया में थे उनको डिसमेंटल कर दिया है ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर आप लेबर लॉज को जो है कम रेगुलेट करते हो या लेबर लॉज को ढीला करते हो, लूज करते हो, तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होती है। इंडिया ने भी ऐसा ही किया। इंडिया ने कुछ लेबर लॉज के अंदर चेंज किए जिसमें जो लेबर थी अब उनको आप हायर एंड फायर कर सकते हो। पहले इंडिया में जो लेबर होती थी उसको कुछ प्रोटेक्शन होती थी सरकार की तरफ से उनके वेलफेयर के लिए, लेकिन इंडिया ने भी उन सारे वेलफेयर को हटा दिया है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो लेबर को अभी अब किसी भी समय हायर कर सकता है, किसी भी समय फायर कर सकता है। ऐसा इंडिया ने क्यों किया? जस्ट टू इंप्रूव आवर रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। जो लेबर इंस्पेक्शन जो होती थी पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कंपनीज में जाके, फैक्ट्री में जाके लेबर इंस्पेक्शन करते थे कि उनको सही से सैलरी मिल रही है, उनके वेलफेयर है, उनका इंश्योरेंस है, वो सब करते थे। सरकार ने ये भी डिसमेंटल कर दिया। क्यों? तब क्योंकि रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। क्रिटिकल सेफ्टी रेगुलेशंस, पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स फैक्ट्रीज में जाते थे, कंपनीज में जाते थे और वहां पे इंश्योर करते थे कि वहां पे सेफ्टी रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इंडिया ने इसको भी डिसमेंटल कर दिया। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव इंडिया ने चलाया और उसकी वजह से वर्ल्ड बैंकिंग में इंप्रूव हो गई। हालांकि मेक इन इंडिया का एग्जैक्ट ग्राउंड के ऊपर क्या इंपैक्ट है ये बहुत क्लियर नहीं है, या फिर ग्राउंड के ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत कम हुआ है मेक इन इंडिया का। तो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ने कुछ चेंजेस किए और कुछ लेबर लॉज को लूज किया, इंडिया ने लेबर इंस्पेक्शन को कम किया, जिसकी वजह से इंडिया का रैंकिंग थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव हो गया। ग्राउंड पे रियलिटी ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन कम से कम रैंकिंग तो इंप्रूव हो गई है, वो यहाँ पे बात है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा इंडिया में क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट इंस्पेक्शन को हटा दिया है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी एम्प्लॉयर तभी काम करता है अच्छे से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो पहले गवर्नमेंट के ऑफिशियल से उसके ऊपर प्रेशर होता था, इसलिए वो सारी चीजें ठीक ठाक रखता था। अभी क्योंकि सरकार ने वो सब हटा दिया है तो एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं, प्रोटेस्ट भी बढ़ गए हैं। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, कर्नाटका में फैक्ट्री थी विंस्टन आईफोन, जहां पे आईफोन का असेंबल किया जाता था।
वहाँ पे वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुए। क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे जो लोकल ऑफिसर्स थे, जो कंपनी के अंदर ऑफिशियल्स थे, मैनेजमेंट के अंदर थे, वो लेबर के वेलफेयर पे फोकस नहीं कर रहे थे। अगर पहले वाला सिस्टम होता तो वो गवर्नमेंट के प्रेशर में उनके वेलफेयर पे फोकस करते। यार कई कई महीने तक उनको सैलरी नहीं मिली थी। तो सरकार ने जो ये चीजें चेंज की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इनका एडिटोरियल में ये कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए था, जस्ट टू इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग। तो ये जो रैंकिंग वैंकिंग है सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर पहले भी फ्रॉड हो रहा था, अभी भी फ्रॉड हो रहा है, और फ्यूचर में इसको डिसमेंटल कर दिया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट टू नो एग्जैक्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। ये पूरी एडिटोरियल में इन्होंने अपना पॉइंट यहाँ पे रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए जो गिफ्ट है, मैंने बोला था गिफ्ट ये है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वो जो रिपोर्ट इशू करते हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, तो आप इसको भी जाके पढ़ सकते हो। यही गिफ्ट है, कोई वैसा वैसा गिफ्ट नहीं है, यही आपके लिए गिफ्ट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो फिर गिफ्ट ही हुआ, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए, उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है तो। समय नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।